नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज पर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज आप देखिए, दीज वेव्स आर जनरेटेड बाय ऑसिलेटरी और एक्सलेटेड चार्ज। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन अगर आपको करवाना है तो आपको वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें चार्ज को ऑसिलेट करवाना होगा या चार्ज को हमें एक्सलरेट करवाना होगा, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी, दीज वेव्स आर जनरेटेड बाय ऑसिलेटरी और एक्सलरेटेड चार्ज। सेकंड आप देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और नॉन मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, वो वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर मैं साउंड की बात करूं बच्चों, तो साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं और इसके लिए हमें साउंड के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव है विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इसको हम बच्चों आगे भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसवर्स इन नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दीज फील्ड्स आर इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑसिलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी और वेव की फ्रीक्वेंसी सब बराबर होती है। तो दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए बच्चों, दीज वेव्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन वेव्स में किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, और यही रीजन होता है कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करा दूं तो इनमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, दीज वेव्स ट्रांसफर द एनर्जी। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। सिक्स प्रॉपर्टी देखिए, दीज वेव्स हैव एनर्जी एंड मोमेंटम। इन वेव्स के पास में एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। दीज वेव्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी ये दिखाती है, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, इंटरफेरेंस दिखाता है, डिफ्रैक्शन दिखाता है और पोलराइजेशन। मतलब जितने भी फिनोमेना होते हैं, लाइट के जो फिनोमेना है बच्चों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इन सभी फिनोमेना को दिखाता है, राइट। यहां पर आप देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम फेज। हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में जो साइन के साथ जो फेज होता है और मैग्नेटिक फील्ड में जो साइन के साथ फेज होता है, दोनों बराबर होता है। इसका मतलब दोनों जो है वो सेम फेज में होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है हम c = E/b फॉर्मूले से दे सकते हैं। ये RMS वैल्यू है, ये भी RMS वैल्यू है, या इसी को ही हम E0/B0 से भी दे सकते हैं, और इसी को ही हम 1/√μ0 ε0 से भी दे सकते हैं। और क्योंकि ये एयर या वैक्यूम में हम बात कर रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो मीडियम में उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v = 1/√με, राइट। म्यू क्या है बच्चों, मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, और एप्सिलॉन क्या है, उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। तो यह ध्यान रखना है। और म्यू = हम क्या जानते हैं, म्यू = हमारे पास होता है μ0 और μr के बराबर, और एप्सिलॉन = होता है ε0 और εr के बराबर। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए v = आपको क्या मिलेगा, 1/√μ0 ε0, और ये हो जाएगा μr और εr के बराबर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये c के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया c/√μr εr के बराबर। और इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ, c की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है, एयर या वैक्यूम में /√μr और εr के बराबर। तो इस तरह से अगर मुझे किसी मीडियम में स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट आप देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक तरह का चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसमें होते हैं, और चार्ज की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट 11 देखिए बच्चों, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी विच इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी भी होती है। तो एनर्जी जो होती है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइड होती है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है वो x है, तो x/2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी, और x/2 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होगी। तो आप देखिए आगे नेक्स्ट, इन वैक्यूम द एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को हम UE से डिनोट करते हैं, एंड एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जिसको हम UB से डिनोट करेंगे, ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B। यहां पर आप देखिए UE और UB मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों बराबर होंगी, तो UE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, UB के बराबर, और UE को हम कह सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर। हमने पहले भी फॉर्मूला डिराइव किया है बच्चों, हमने कैपेसिटर में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हमने EMI में पढ़ा है, तो वो होती है B²/2 μ0 के बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मुझे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, UE प्लस UB के बराबर। UE की वैल्यू हमने पुट कर दी है, UB की वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसवर्स नेचर और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर। लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए वेव की प्रोपागेशन की जो डायरेक्शन है, राइट, अगर मान लीजिए वेव प्रोपागेशन x डायरेक्शन में हो रहा है और मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो भी x डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से, तो हम बोलते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, अगर मान लीजिए ऑसिलेशन जो हो रहा है या वाइब्रेशंस जो हो रहा है वो प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि वेव का नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर का है। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैक्सवेल शोड दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, राइट। अब आप देखिए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है की हेल्प से हमने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, और उन दोनों की हेल्प से हमने क्या किया, प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने बात की थी कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब z डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपागेशन होगा। तो आप देखिए जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन में हो रहे हैं बच्चों, प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स नेचर का बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव, ठीक है ना। तो प्रोपागेशन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स नेचर। तो ध्यान रखना है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। यहां पर आपको दिखाया गया है प्रोपागेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, z डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस जो हैं और ऑसिलेशंस जो है वो किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। तो आप देखिए प्रोपागेशन जो है वो वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स नेचर की वेव बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर एक तरह की वेव की इंटेंसिटी होती है, किसी भी वेव की इंटेंसिटी। तो पॉइंटिंग वेक्टर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, द टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी ट्रांसफर्ड
पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। वेव के मोशन की डायरेक्शन में पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। और इंटेंसिटी भी क्या होती है बच्चों, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब एस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं कह सकता हूं, मान लीजिए एनर्जी जो है वो डी यू है और यहां पर एरिया ए है इंटू डी टी, तो ये हो गया एनर्जी। पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं तो ए से डिवाइड कर दिया, और पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं तो हमने डी टी से डिवाइड कर दिया। तो ये एक तरह से एस हो गया बच्चों। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन ए इंटू डी टी, और इसी को ही हम आई भी कह सकते हैं, क्योंकि आई भी क्या होता है, इंटेंसिटी भी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको भी उसी को हम इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो एक तरह से डी यू इज इक्वल टू ए इंटू डी टी भी मैं कह सकता हूँ, राइट। तो पॉइंटिंग वेक्टर बोलिए या इंटेंसिटी बोलिए, बोथ आर सेम थिंग। तो यहाँ पर अगेन अगर हम बात करें, द टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एस वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। अब यहां पर एच क्या है, एच जो होता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डिस्कस किया था। और यहाँ पर आप देखिए एच वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, या फिर मैं यहाँ से बी वेक्टर को क्या बोल सकता हूँ बच्चों, म्यू नॉट और एच वेक्टर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आप देखिए मैंने एच वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर रख दी है बी वेक्टर बाई म्यू नॉट, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ई और बी जो है वो आरएमएस वैल्यू है, तो अगर आरएमएस वैल्यू है तो ई आर एम एस किसके बराबर होता है बच्चों, ई नॉट बाय रूट टू। मैं सिंपली ई बी लिख सकता हूँ, और बी इज इक्वल टू मैं बी आर एम एस बोल दूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ बी नॉट बाय रूट टू। तो अगर मैं पॉइंटिंग वेक्टर को पीक वैल्यू की टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, द एवरेज वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एट ए पॉइंट गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट। अभी हमने बात की थी कि पॉइंटिंग वेक्टर की जो एवरेज वैल्यू है उसको हम इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू इंटेंसिटी हो जाएगा। और यहाँ पर अभी हमने जो फॉर्मूले की बात की थी, आई इज इक्वल टू एस एवरेज का मोड इज इक्वल टू, हमने लिखा था बच्चों यहाँ पर म्यू नॉट 1 अपॉन म्यू नॉट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ई क्रॉस बी किसके बराबर होगा, ई बी साइन 90 के बराबर। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे मैं इसका मॉड लिख सकता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखिए आई इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, एस एवरेज हो गया, राइट, एस एवरेज, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू नॉट, ये हो जाएगा ई बी के बराबर। और ई बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन म्यू नॉट, ये हो जाएगा ई नॉट बाय रूट टू, और ये हो जाएगा बी नॉट बाय रूट टू के बराबर। तो आप देखिए फॉर्मूला हमें मिलेगा 1 अपॉन 2 ई नॉट बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, राइट। और यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर बात की है। तो इस तरह से हम इंटेंसिटी या एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला मैं और लिखा रहा हूँ जो आगे क्वेश्चन में आपको हेल्प देगा। अब देखिए हमने बोला है कि इंटेंसिटी जो होती है बच्चों वो क्या होती है, यहाँ से आप देखिए इंटेंसिटी 1 अपॉन म्यू नॉट, और हम इसको ई बी बोल सकते हैं क्योंकि ई क्रॉस बी की वैल्यू ई बी के बराबर ही होगी, क्योंकि ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो साइन 90 आएगा, ई बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा, पहली बात तो मैं एक फॉर्मूला हम जानते हैं, C इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 अपॉन रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहाँ से आप देखिए C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकते हैं।
तो आप ये देखिए मैंने यहाँ पर 1/μ0 की वैल्यू लिखी है एप्सिलॉन नॉट और सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब ई तो हमारे पास है ही सही, और यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है C इज इक्वल टू ई बाई बी। तो B की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, B इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा E बाई सी के बराबर, राइट। तो यहाँ पर अगर जब मैं B की वैल्यू रखूंगा E बाई सी तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपको मिलेगा I इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, एक C से C कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, राइट, E स्क्वायर और C के बराबर। तो ये इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर E जो है वो RMS वैल्यू है बच्चों, इस फॉर्मूले को हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज में ले सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर C के बराबर, ठीक है बच्चों। तो ये यहीं से निकला है ये फॉर्मूला, इसी को हमने यूज में लिया है और इस फॉर्मूले को हमने ऑब्टेन किया है। तो नेक्स्ट आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। When electromagnetic waves strikes a surface, कोई भी electromagnetic waves अगर किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है, this transfers momentum of its photon, वो अपने फोटोन के मोमेंटम को ट्रांसफर करती है। सो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वेव, यहाँ देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वेव जो है मैं इस फॉर्मूले से दे सकता हूँ, ये dp है, dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, du बाई सी। एनर्जी जो स्ट्राइक हो रही है वो du है, और मैं अगर इसको c से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, मोमेंटम मुझे मिल जाएगा। चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां पर वेयर du इज टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द सरफेस ड्यूरिंग इट्स एब्जॉर्प्शन, सरफेस जो है वो एब्जॉर्प्शन सरफेस है। अगर मान लीजिए उस सरफेस के ऊपर du एनर्जी गिरती है या इंसिडेंट हो रही है तो कितना मोमेंटम में चेंज होगा वो हम dp इज इक्वल टू du बाई सी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप देखिए वेव का जो मोमेंटम है, वेव के लिए जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसके लिए फॉर्मूला होता है किससे, एनर्जी डिवाइडेड बाय सी। ये ध्यान रखना है बच्चों, इस फॉर्मूले से हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सरफेस जो है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो चेंज इन मोमेंटम में क्या आ जाएगा बच्चों, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो आप देखिए इफ द सरफेस इज गुड रिफ्लेक्टर चेंज ऑफ मोमेंटम इज डबल हो जाएगा। सो मोमेंटम ट्रांसफर्ड इज, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ dp इज इक्वल टू 2 du बाई सी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है। अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, dp इज इक्वल टू du बाय सी से। और अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो dp इज इक्वल टू 2 du बाई सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, हमने कहा है मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली फोर्स भी एक्सर्ट करेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा एब्जॉर्प्शन सरफेस पर। मान लीजिए हमने जो इंसिडेंट की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर, वो सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर आप देखिए F इज इक्वल टू dp बाई dt। अब dp की वैल्यू क्या होगी बच्चों, du बाई सी, और dt यहां पर है ही सही, ठीक है। अब यहां से आप देखिए अगर आपको ध्यान हो तो S इज इक्वल टू आई हमने बोला था, और ये किसके बराबर होता है, du अपॉन ये होता है a dt के बराबर, ठीक है बच्चों। तो यहां से आप देखिए du बाई dt जो है, du बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, du बाई dt को मैं या तो एस ए बोल सकता हूं या फिर मैं आई इंटू ए बोल सकता हूं। तो यहां से du बाई dt की वैल्यू जो है वो हमने रखा है, du बाई dt की वैल्यू हमने एस ए रख दिया है, और एस ए बाई सी किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड, राइट। या इसी को ही मैं आई ए बाय सी भी कह सकता हूं। आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो फोर्स हम निकाल सकते हैं बच्चों, F इज इक्वल टू dp बाई dt। यहाँ पर dp की वैल्यू हमने du बाई सी रख दिया है, और dt यहाँ पर है ही सही, और यहाँ पर du बाई dt को आप देखिए इस फॉर्मूले से du बाई dt को मैं एस ए लिख सकता हूँ इज इक्वल टू मैं आई इंटू ए भी लिख सकता हूँ, राइट। तो इतना फोर्स ये एक्सर्ट करेगा। रेडिएशन प्रेशर, जब फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली प्रेशर भी होगा। तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, F बाई ए के बराबर। तो यहाँ से आप देखिए F इज इक्वल टू ए बाई सी है, तो यहाँ से F बाई ए किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के बराबर। इसको हमने स्मॉल p से डिनोट किया है, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, S बाई सी के बराबर, या फिर मैं I बाई सी भी कह सकता हूँ।
ये जो हम निकाल रहे हैं प्रेशर, ये किसके लिए निकाला है बच्चों हमने? परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए। अगर मान लीजिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए F इज इक्वल टू एस ए बाई सी हमने लिखा है, तो F बाई ए इज इक्वल टू ये प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसको मैं S बाई सी लिख सकता हूं। तो प्रेशर जो मुझे मिलेगा वो S बाई सी के बराबर मिलेगा, या फिर मैं इसको I बाई सी भी कह सकता हूं। और ये किसके लिए बच्चों? परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए। I क्या है यहाँ पे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मान लीजिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए मुझे क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो P इज इक्वल टू 2S बाई सी हो जाएगा, या फिर मैं 2I बाई सी कह सकता हूं। तो इस तरह से एब्जॉर्बिंग सरफेस पर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कितना प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, आपको याद रखना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आप देखिए, इन्हीं फॉर्मूले पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका मतलब एब्जॉर्बिंग सरफेस है, एट नॉर्मल इंसिडेंस। If the surface has an area of 20 centimeter square, find the average force exerted on the surface during 30 minute time span। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें du निकालना है। हमें दिया हुआ है एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स क्या होता है? पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया पर कितना एनर्जी गिर रहा है। तो यहां पर आप देखिए, मुझे du फाइंड आउट करना है। du मतलब टोटल एनर्जी मुझे फाइंड आउट करनी है कि 30 मिनट टाइम स्पान में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कितनी एनर्जी जो है वो गिर रही है, राइट। तो du इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 18, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों जूल अपॉन सेकेंड, क्योंकि वॉट जो है वो जूल अपॉन सेकेंड होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहां नीचे दिया हुआ है, इनटू। अब आप देखिए एरिया कितना दिया हुआ है आपको, जिस पर एनर्जी गिर रही है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने यहां बोल दिया, ठीक है, इनटू यहां पर आप देखिए 30 मिनट दिया हुआ है, तो 30 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेकंड में आ जाएगा। अब आप देखिए कितनी एनर्जी उस पर गिर रही है 30 मिनट में, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर वो एनर्जी मुझे यहां से मिल जाएगी। आप देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से du मुझे क्या मिल जाएगा? 18 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60, ये आपको एनर्जी मिलेगी जूल में, जो उस एरिया पर गिर रही है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है फोर्स, और फोर्स निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम में निकालूंगा बच्चों, dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? du बाई सी। du की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा, जूल में मुझे मिलेगा। c की वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? चेंज इन मोमेंटम। अब मुझे निकालना है फोर्स एक्सर्टेड, तो फोर्स एक्सर्टेड क्या हो जाएगा? dp बाई dt के बराबर। तो यहां से dp मुझे मिल गया बच्चों, और dt की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 30 मिनट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना फोर्स लग रहा है उस सरफेस के ऊपर, वो फोर्स मुझे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वॉट बल्ब at a distance of 3 meter. Assume that efficiency of bulb is 2.5% and it is a point source. ठीक है, आपको क्या करना है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है, जो कि वो रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको देखो एक बल्ब दिया हुआ है जिसका पावर कितना है बच्चों? 100 वॉट। तो यहाँ पर जो पावर है बल्ब का P इज इक्वल टू 100 वॉट है, और 100 वॉट को मैं 100 जूल पर सेकेंड भी कह सकता हूं। ठीक है, 3 मीटर की डिस्टेंस, बल्ब से 3 मीटर की डिस्टेंस पे अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, ये बल्ब है जिसको एज ए हम पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। अब इसके जो रेडिएशंस हैं वो हर डायरेक्शन में निकलेंगे, इस तरह से मैं कह सकता हूं बच्चों, हर डायरेक्शन में निकलेंगे। अब 3 मीटर इसको पॉइंट सोर्स मैंने लिया, और 3 मीटर रेडियस का अगर मैं एक स्फीयर बना देता हूं, राइट, और वो जो बल्ब है वो पॉइंट सोर्स हो गया है, तो वो जो स्फीयर का जो सरफेस है, जितने भी रेडिएशंस गिरेंगे वो उस स्फीयर के सरफेस पर गिरेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उस स्फीयर का सरफेस एरिया निकालूंगा। तो सरफेस एरिया मैं निकाल सकता हूं A इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर से। r की वैल्यू मुझे कितना दिया है बच्चों? 3 मीटर दिया हुआ। तो A जब इसको सॉल्व करूंगा
तो मुझे मिल जाएगा 113 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले मैंने वो जो रेडिएशंस गिर रहे हैं, जिस सरफेस पे गिर रहे हैं, उसका सरफेस एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया है, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, 113 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब मुझे इंटेंसिटी की बात करनी है। तो इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे पावर क्या होता है, पावर तो हो गया एक तरह से जूल अपॉन सेकंड, और ये एरिया और हो गया। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, जूल अपॉन सेकंड और ये एरिया है, तो एक तरह से ये इंटेंसिटी के बराबर ही होगा, ये इंटेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए पावर तो मुझे दिया हुआ है कितना, 100 वाट दिया हुआ है, एरिया हम यहाँ से निकालेंगे, और 2.5% उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 मीटर की डिस्टेंस पर, 3 मीटर की डिस्टेंस पर जो एफिशिएंसी है वो 2.5% है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो I इज इक्वल टू, आप देखिए ये तो हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास कितना है बच्चों, 113, और ये 2.5% है, तो 2.5 अपॉन 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, 0.022 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये मुझे इंटेंसिटी मिल गई एक तरह से। अब इंटेंसिटी अगर मुझे मिल गई, मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंटेंसिटी मुझे कहाँ मिली है बच्चों, 3 मीटर की डिस्टेंस पर, बल्ब से 3 मीटर की डिस्टेंस पर मुझे इंटेंसिटी इतनी मिल गई, राइट। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए जो इंटेंसिटी जो होती है, इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट कर सकता हूं, राइट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए ये जो इंटेंसिटी है, टोटल इंटेंसिटी जो है वो हाफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिवाइड रहेगी और हाफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में डिवाइड रहेगी, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइड होती है। तो हाफ ऑफ द इंटेंसिटी इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाफ बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने यहाँ पे I की जगह I/2 लिख दिया है, और एनर्जी जो है 1/2, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि I जो होता है बच्चों, I का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट E/RMS स्क्वायर, ठीक है, और ये C के बराबर, ये होता है इंटेंसिटी। अब यहां पे मैं अगर इधर I/2 कर दिया तो इधर भी I/2 हो जाएगा। आप देखिए यहां पे ये I/2 हो गया, तो ये भी 1/2 हो जाएगा इधर, ठीक है। यहां पर I है, I की वैल्यू तो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट E/RMS स्क्वायर C, इधर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और एप्सिलॉन नॉट E/RMS स्क्वायर और C के बराबर, ठीक है बच्चों। तो एक तरह से 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया है, मुझे E/RMS निकालना है। तो E/RMS क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से आप देखिए E/RMS इज इक्वल टू I हो गया, ये I की वैल्यू हो गई, अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया है, ठीक है, और यहाँ आ गया C, और इसका मैं रूट ले लूँगा। I की वैल्यू हमें गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, और C की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे E/RMS हमें निकलेगा, और E/RMS की वैल्यू हमें मिलेगी 2.9 वोल्ट पर मीटर के बराबर। अब मुझे पीक वैल्यू अगर निकालनी है इसकी, तो पीक वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं, E/RMS को पीक वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, E0 इज इक्वल टू √2 और E/RMS। जब 2.9 को मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो मुझे E0 मिल जाएगा। तो E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.02 वोल्ट पर मीटर के बराबर। अब मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो RMS वैल्यू होगी वो तो क्या हो जाएगी, E/RMS बाई C के बराबर। तो यहां से E/RMS हम निकाले चुके हैं, C की वैल्यू हम जानते ही हैं, तो यहां से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का RMS वैल्यू मुझे मिल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ये है, द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे ये एक स्पेक्ट्रम आपको दिया हुआ है बच्चों, इनको ये याद भी रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलता हूँ तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है,
और अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ चलता हूं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर इनकी वेवलेंथ दी हुई है और इन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो जैसे वेवलेंथ जो है C इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा। तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये जो रेंज है, वेवलेंथ रेंज है, वो आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। अगर आपको वेवलेंथ रेंज दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी रेंज हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे C तो हम जानते ही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वेवलेंथ आपको दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो इस फॉर्मूले को यूज में लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए नीचे से ऊपर जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो गामा रेज की है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी एक्सरे की गामा वेव से कम हो जाएगी, फिर अल्ट्रावायलेट रेज की और कम होगी, विजिबल रेज की और कम हो गई, इंफ्रारेड की और कम हो गई, माइक्रोवेव्स की भी और कम हो गई और रेडियो वेव्स की सबसे कम। तो यहाँ पे रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी अगर सबसे कम है तो डेफिनेटली उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये रेंज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। गामा रेज की जो वेवलेंथ रेंज है, वेवलेंथ जो है वो 10⁻³ नैनोमीटर। नैनो का मतलब कितना होता है? नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो गामा रेज जो है उसका जो वेवलेंथ है वो 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम होता है। अगर मैं एक्सरे की बात करता हूं बच्चों तो एक्सरे का जो वेवलेंथ रेंज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है। अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेज में क्या होता है बच्चों? 400 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर होता है। अगर हम विजिबल रेज की बात करें तो विजिबल रेज के लिए 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर है। इंफ्रारेड रेज के लिए 1 मिलीमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। माइक्रोवेव्स के लिए 0.1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर। और रेडियो वेव्स की लेकर मैं बात करूं तो रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो 0.1 मीटर से ज़्यादा होता है। तो ये रेंज आपको याद रखनी है, क्योंकि इस रेंज की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आपको स्पेक्ट्रम और दिया हुआ है बच्चों, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, राइट। लेकिन हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसके पहले जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, जिसमें रेंज हमने पढ़ी है वेवलेंथ की, उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमें थोड़ा आइडिया रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए गामा रेज की फ्रीक्वेंसी रेंज आपको यहाँ पे दी हुई है 10⁻23 से लेकर 10⁻29 के बीच में है, ये आपको दिया हुआ है। फिर एक्सरे की फ्रीक्वेंसी रेंज आपको मिल गई, फिर अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी रेंज दी हुई है, विजिबल की दी हुई है, और विजिबल को हमने यहाँ पे अलग से भी दिखाया है, वही 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में। और ऐसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये एक तरह से रेडियो वेव्स जो हैं वो उसके पार्ट हैं। शॉर्ट रेडियो वेव्स टेलीविज़न एंड FM रेडियो, AM रेडियो, ये इसके पार्ट हैं। और ये हो गया लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे कुछ रेंज आपको गिवन है बच्चों, लेकिन इससे पहले वाला जो हमने डायग्राम या इससे पहले वाला जो हमने स्पेक्ट्रम की बात की थी, इसमें वेवलेंथ का रेंज आपको दिया हुआ था। अगर वो आप याद रखते हैं तो उससे हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो एक ये भी स्पेक्ट्रम है, दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, हमें डिफरेंट वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या होगा और उसके यूजेस क्या हैं, ये हमें ध्यान रखना है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम मैक्सिमम वेवलेंथ से हम मिनिमम वेवलेंथ पर आएंगे। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है बच्चों? रेडियो वेव्स का। तो आप देखिए, वी नाउ डिस्क्राइब द वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो दीज आर द EM वेव्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। अब सोर्स क्या है, किस तरह से इनको प्रोड्यूस किया जाता है? तो सोर्स में आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स और ऑसिलेटिंग सर्किट्स। तो ऑसिलेटिंग सर्किट्स और एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर की, इसमें इसकी हेल्प से हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सोर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
यूजेस आप देखिए, यूजेस कहाँ होते हैं, रेडियो टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम में हम रेडियो वेव्स को यूज़ में लेते हैं, और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी हम यहाँ पर इसको यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, माइक्रोवेव्स इंपॉर्टेंट है, माइक्रोवेव्स पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सोर्स पे पूछा गया है और इसके जो यूजेस हैं उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेडियो वेव्स के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है वो है माइक्रोवेव्स। तो दीज आर द EM वेव्स हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर टू रेडियो वेव्स। मतलब अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो रेडियो वेव से इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। सोर्स क्या होगा बच्चों, ऑसिलेटिंग करंट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। ये ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लाइक क्लिस्ट्रॉन याद रखना है, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड, इनकी हेल्प से हम माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूजेस आप देखिए इसके, रडार सिस्टम में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इंपॉर्टेंट यूज है, पूछा गया एग्जाम में। सेकंड जो है इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम माइक्रोवेव्स को यूज में लेते हैं। जियो स्टेशनरी वाया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव ओवन्स में इसको हम यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स जो हैं, इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती है वो इंफ्रारेड वेव्स ही प्रोड्यूस करती हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स और थर्मल रेडिएशन। इसी वजह से इनको हीट वेव्स और थर्मल रेडिएशंस भी हम बोलते हैं। प्रोडक्शन कहाँ से होता है, सोर्स क्या है बच्चों, हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स से हम इंफ्रारेड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स देखिए आप, इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टीवी और VCR। टीवी और VCR में जो रिमोट कंट्रोल से जो रेज निकलती हैं वो इंफ्रारेड ही होती हैं। द कीपैड ऑफ विच कंटेन्स अ स्मॉल इंफ्रारेड ट्रांसमीटर, राइट। सेकेंड जो यूज है, इन ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट्स वार्म। थर्ड जो है इन हैज फोटोग्राफी बिकॉज इंफ्रारेड वेव्स आर लेस स्कैटर्ड देन विजिबल लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो फोग होता है, फोग में हम इंफ्रारेड की हेल्प से हम देख सकते हैं। फोर्थ है इंफ्रारेड लैंप्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स, राइट, वहां पर भी इंफ्रारेड लैंप्स को हम यूज में लेते हैं। फिफ्थ देखिए, इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग्स ऑन द एंशिएंट वॉल्स, वहां पर इंफ्रारेड रेज को यूज में लिया जाता है। सिक्स है इन नोविंग द मोलिकुलर स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हम इंफ्रारेड रेज को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट तो हम जानते ही हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, विजिबल लाइट ही होता है, क्योंकि विजिबल रेज ही हमारे आइज़ के रेटिना को, हमारा आइज़ का जो रेटिना होता है वो विजिबल रेज को सेंस कर पाता है और उससे रेटिना एक्टिवेट हो जाता है और हमें ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देने लगती है, इसीलिए इसको विजिबल लाइट भी हम बोलते हैं। इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द EM spectrum towards which the human retina is sensitive, right. The visible light emitted or reflected from bodies around us gives information about the world। कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम विजिबल रेज को ही यूज में लेते हैं। सोर्स देखिए, रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस में जो एटम्स जब एक्साइटेड होते हैं तो वो रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करते हैं, वही विजिबल रेज होती हैं। एंड इनकैंडेसेंट बॉडीज, ठीक है बच्चों। यूजेस देखिए आप, इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, क्योंकि विजिबल रेज की हेल्प से ही हम देख पाते हैं और हमें वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन मिल पाती है। इट कैन कॉज केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट। दिस रीजन ऑफ द EM स्पेक्ट्रम हैज वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर देन विजिबल लाइट। वेवलेंथ तो क्या होगा, विजिबल लाइट से कम होता है और फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। एंड कैन बी डिटेक्टेड जस्ट बियॉन्ड द वायलेट एंड ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम। सोर्सेज आप देखिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैंप्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। स्पेशल लैंप्स और वेरी हॉट बॉडीज की हेल्प से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। द सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। सन से जो रेज होती हैं उसमें बहुत सारा पार्ट जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज का ही होता है।
यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज देखिए आप, इन फूड प्रिजर्वेशन में हम इसको यूज में लेते हैं। इन द स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग, इनविजिबल राइटिंग की स्टडी में हम इसको यूज में ले सकते हैं। फोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स में अल्ट्रावायलेट रेज को यूज में लिया जाता है। थर्ड देखिए, इन द स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों एक्सरे। एक्सरे तो आप जानते ही हैं, मेडिकल में इसको यूज में लिया जाता है। These EM waves have wavelength just shorter than ultraviolet rays, as X-ray can pass through many forms of matter, so they have many useful medical and industrial application. Industrial और medical applications में X-ray को सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। सोर्स देखिए, one common way to generate X-ray is to bombarded a metal target by high energy electrons. हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जब हम मेटल के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो उससे एक्सरे का जनरेशन होता है। यूजेस ऑफ एक्सरेज में आप देखिए, इन मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस में इसको यूज में लिया जाता है बिकॉज एक्सरेज कैन पास थ्रू फ्लैश बट नॉट थ्रू बोन्स। सेकेंड देखिए, इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्रैक्स को फाइंड आउट करने के लिए भी हम एक्सरे को यूज में लेते हैं। फ्लॉज एंड होल्स इन द फिनिश्ड मेटल प्रोडक्ट्स, वहां पर भी इसको यूज में लिया जाता है। इन रेडियोथेरेपी टू क्योर अनट्रेंसिएबल स्किन डिजीज एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ्स में हम इसको यूज में लेते हैं। और लास्ट आप देखिए गामा रेज। These are EM radiations of highest frequency range and lowest wavelength, right? इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब है एनर्जी ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा का मतलब है पेनिट्रेटिंग पावर भी सबसे ज़्यादा। तो गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। These are most penetrating EM waves। प्रोडक्शन आप देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस में गामा रेज का प्रोडक्शन होता है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। कोबाल्ट 60 इज अ प्योर रिसोर्स है। यूज ऑफ गामा रेज आप देखिए, इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में हम गामा रेज को यूज में लेते हैं। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस, to preserve food stuffs for a long time because soft ray can kill microorganisms। नेक्स्ट है बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक प्रैक्टिस पेपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, अ सोर्स ऑफ लाइट हैज एनर्जी फ्लक्स ऑफ 10 watt per meter square। The light is falling perpendicular to the surface of area 5 centimeter square. If the surface completely absorb the incident light, then find the momentum delivered to the surface and force exerted on the surface is 10 minutes। तो ये क्वेश्चन जो है वो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। मोमेंटम डिलीवर्ड कितना होगा हमें पता है ही सही, dp इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, du/c के बराबर। तो पहले कितनी एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है वो हम निकाल लेंगे, सी से डिवाइड कर देंगे तो मोमेंटम डिलीवर्ड मिल जाएगा, और उसके बाद हम फोर्स एक्सर्टेड निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है। शो दैट द रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन EM वेव ऑफ इंटेंसिटी I ऑन अ सरफेस कैप्ड इन वैक्यूम इज I/C। प्रेशर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है इसे। प्रेशर क्या होता है, F/A इज इक्वल टू S/C, और S को हम I भी कह सकते हैं, तो ये I/C के बराबर भी होगा। तो ये फार्मूला भी हमने थ्योरी में बात की है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनसोइडली विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड दिया हुआ है मुझे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एम्पलीट्यूड का मतलब E0 आपको दिया हुआ है, ये E0 है। E0 कितना है बच्चों, 48 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेव की वेवलेंथ कितनी होगी हम निकाल सकते हैं। यहां से फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, राइट। फ्रीक्वेंसी पता है, c आप जानते हैं तो लैम्डा निकाल लेंगे। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड,
ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो हम जानते हैं यहाँ से आप देखिए C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E नॉट बाय बी नॉट। तो E नॉट पता है, C पता है, बी नॉट निकल जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव, राइट। तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है एवरेज, ये होती है UE प्लस UB। तो UE की वैल्यू आप जानते हैं, UB की वैल्यू आप जानते हैं। UE क्या होता है बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/2 B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो इस फॉर्मूले को यूज़ में लेकर हम एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि UB की वैल्यू और UE की वैल्यू बराबर ही होती है, तो U इज इक्वल टू हम सिंपली ट्वाइस UE से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए, रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। वेवलेंथ बैंड आपको निकालना, तो सबसे पहले हमें वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए फ्रीक्वेंसी न्यू1 आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, 7.5 इंटू 10⁻6 हर्ज में बात करें तो, ठीक है। उसके बाद न्यू2 आपको क्या दिया हुआ है, 12 इंटू 10⁻6 हर्ज। तो आप क्या करेंगे, C इज इक्वल टू न्यू1 λ1। तो यहाँ से C की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, न्यू1 की वैल्यू आप दी हुई है, λ1 आप निकालेंगे पहले, फिर C इज इक्वल टू आप न्यू2 λ2 कह सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए λ2 की वैल्यू निकालेंगे और डेल लैम्डा आपको निकालना है। डेल लैम्डा जो है वो हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है तो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे λ1 माइनस λ2 से मैं क्या निकाल सकता हूँ, वेवलेंथ बैंड फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो वेवलेंथ बैंड एक तरह से वेवलेंथ में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वैक्यूम, इन वैक्यूम इज बी नॉट आपको दिया हुआ है, ये नैनो टेस्ला है बच्चों। तो बी नॉट की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 510 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला, इसको मैं बोल सकता हूँ। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। तो हम जानते हैं C इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट बाय बी नॉट। C की वैल्यू हमें मालूम है, बी नॉट हमें पता है, तो E नॉट हम निकाल लेंगे। राइट वन यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, माइक्रोवेव्स का यूज़ क्या है, इंफ्रारेड का यूज़ क्या है, अल्ट्रावायलेट का, एक्सरे का, ये सभी यूजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ वेव्स, राइट डिफरेंट वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए, राइट एनी 4 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड, हम जानते हैं किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ दीज वेव्स, हमने डिस्कस किया है ये। राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग अलॉन्ग द Z एक्सिस, राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप देखिए इक्वेशंस तो हम लिख ही सकते हैं, EX इज इक्वल टू, Z डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है तो यहाँ आ जाएगा E नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी, और इसी तरह से BY क्या हो जाएगा बच्चों, B नॉट साइन, दोनों का फेज सेम होगा, KZ माइनस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज A सुटेबल फॉर रडार सिस्टम। रडार सिस्टम के लिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुटेबल होगा, ये हमने यूजर्स में बात की है। प्रोड्यूस बाय द बम्बार्डिंग मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ये 2016 में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स जो हैं वो आपको थ्योरी में मिलेंगे। ये 2016 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ये जो है 2017 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता करना है कि ये जो वेवलेंथ का जो रेंज है वो किसके लिए है। तो जो हमने बच्चों जो स्पेक्ट्रम पढ़ा था, राइट, उस स्पेक्ट्रम में हमने वेवलेंथ रेंज ही हमने देखी थी। तो उस वेवलेंथ रेंज से हम पता कर सकते हैं कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वो दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट 2018 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन और एनर्जी आई सर्जरी, राइट।
वाटर प्यूरिफिकेशन और आई सर्जरी में हम अल्ट्रावायलेट रेस को हम काम में लेते हैं। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन राडार। राडार में हम कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज में लेते हैं, गिव इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। एक्सेलरेटेड चार्जेस से हम किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईएम वेव्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ये रेस मतलब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जैसा कि हर चैप्टर में हम बात करते ही हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, 5 क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हैं, और 5 क्वेश्चन जो है वो 1 वर्ड में आपको आंसर देने हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। तो 1 से लेकर 10 तक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों आपको, ये 1 से 10 तक हो गया। 11 से लेकर 15 तक जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद 16 से लेकर 20 तक जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर एक सिंपल चैप्टर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है।